नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट में दुनिया भर के दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटे। इन 2 दिनों तक देश ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया की टकटकी लगी हुई थी G20 के सफल आयोजन में। विश्व भर से भारत का डंका कैसे बज रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कैसे भारत को सिरांखों पर रखा। उससे पहले G20 समिट के दूसरे दिन के कुछ रंग आपको दिखाते हैं। दूसरे दिन भी G20 के तमाम विदेशी मेहमानों ने दुनिया को अमन और शांति का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट सब लोग पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। दुनिया के सभी शीर्ष नेताओं ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली तस्वीर जो बाइडेन के वियतनाम रवाना होने की है। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम यात्रा पर रवाना हो गए। रविवार को शिखर समिट के आखिरी दिन तीसरे सत्र में वन फ्यूचर पर शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हुई और इसी के साथ G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। समापन से पहले पीएम मोदी ने G20 की अगली अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। ब्राजील अगले साल G20 की अध्यक्षता करेगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम पहुंचे और पूजा की। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो ये 6 तस्वीरें में आप देखिए किस तरह से समापन हुआ G20 का। राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। जो बाइडेन की तस्वीर जब वो वियतनाम के लिए रवाना हो रहे थे। वन फ्यूचर पर चर्चा हुई आज आखिरी सेशन में। तीसरा और आखिरी सेशन आज था जिस पर वन फ्यूचर पर चर्चा हुई। G20 का समापन की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री ने की। ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी और छठी तस्वीर में आप देखिए ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे अक्षरधाम मंदिर। उन्होंने आते ही जिक्र किया था कि वो किसी मंदिर में जाना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। भारत की अध्यक्षता में 2 दिनों का G20 समिट का समापन हो गया, लेकिन भारत नवंबर तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। समापन सत्र में पीएम मोदी ने नवंबर महीने में वर्चुअल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि जिन फैसलों पर इस समिट में आम सहमति बनी है उनकी समीक्षा की जा सके। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो।
140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा को अगले साल होने वाले G20 समिट की अध्यक्षता सौंपते हुए उन्हें बधाई दी। और पीएम मोदी ने समिट के समापन की घोषणा की। अगले साल ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। G20 समिट में एक राय से पास हुए दिल्ली डिक्लेरेशन को तैयार करने में 200 घंटे की मैराथन बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकें हुई। 37 पेज के घोषणा पत्र में कुल 83 पैराग्राफ हैं और इन सब पर 100% सहमति बनी है। सभी देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का समर्थन किया। घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र है उनमें अहम मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। जो ये साझा घोषणा पत्र है, सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनेगा। सभी देश यूएन चार्टर के मुताबिक काम करेंगे। बायोफ्यूल अलायंस बनेगा। भारत, अमेरिका, ब्राजील इसके फाउंडर मेंबर होंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूती की बात इसमें कही गई है। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी, कर्ज पर बेहतर व्यवस्था पर कॉमन फ्रेमवर्क, आतंकवाद के हर रूप की आलोचना, महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं कल्याण की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। G20 में पीएम मोदी के समापन भाषण का सार क्या रहा, इसे भी हम समझाते हैं आपको। क्या कुछ उन्होंने कहा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो प्रधानमंत्री ने कहा। विश्व के बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान के मुताबिक बनाना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों की सदस्यता बढ़ाने पर जोर। जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच की बजाय ह्यूमन सेंट्रिक विजन, ग्रोथ पर हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल डेवलपमेंट के लिए हो। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट पर जोर। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपनी बात में कही हैं। अब आपको बताते हैं भारत में G20 समिट की सफलता का डंका दुनिया भर में किस तरह बज रहा है। दुनिया के दिग्गज मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का देखिए, शनिवार शाम को नई दिल्ली में G20 समिट के डिक्लेरेशन में यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर शोक व्यक्त किया गया। शनिवार शाम को G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण या उसके हमलावर आचरण की निंदा नहीं की गई, बल्कि यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर शोक व्यक्त किया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। अब आपको वॉशिंगटन पोस्ट का लेख दिखाते हैं। उसने लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शनिवार दोपहर एक नए रेल और शिपिंग कॉरिडोर की घोषणा की जो मिडिल ईस्ट के रास्ते भारत और यूरोप को जोड़ेगा, जो बेहद महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। ग्लोबल टाइम्स की आपको खबर दिखाते हैं। उसने लिखा कि G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत योग्य समावेश पहला उत्साहजनक संकेत है जो प्रमुख शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति को दर्शाता है। ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। तो तमाम जितने भी बड़े प्रमुख मीडिया घराने हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने ये बातें लिखी हैं G20 समिट को लेकर। सभी ने प्रशंसा की है। भारत में यह सफल आयोजन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब आपको बताते हैं, भारत में G20 समिट की सफलता का डंका
दुनिया भर में किस तरह बज रहा है ये हमने आपको बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आप देखिए, उसने क्या लिखा है। शनिवार शाम को नई दिल्ली में G20 समिट के डिक्लेरेशन में यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर शोक व्यक्त किया गया। रूस का नाम लिए बगैर यूक्रेनी लोगों की पीड़ा दिखाई इस डिक्लेरेशन में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। G20 समिट से इतर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने भरोसा दिलाया कि खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। That no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. और खालिस्तान के खिलाफ सख्त सुनक। यूके में किसी भी तरह का उग्रवाद या हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के खिलाफ प्लान भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इस तरह के हिंसक तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा, सुनक ने यह भी कहा, और उग्रवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुख्य बातें थीं जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने अपनी बातचीत में कही हैं। खालिस्तान और विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भी पीएम मोदी को साथ मिला है। पीएम मोदी को कनाडा के पीएम ट्रूडो ने खालिस्तान पर नकेल कसने का भरोसा दिलाया। No, they both came up over the years with Prime Minister Modi. We've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद,
His Excellency राष्ट्रपति मैक्रो, His Excellency Chancellor Scholz, Her Excellency प्रधानमंत्री मेलोनी और Her Excellency प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। I'd like to commend the PGII launched by President Biden with the participation of Saudi Arabia in $20 billion. We look forward to the integration of the initiative and the Economic Corridor project, which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. My best regard to you all. G20 के शानदार मेगा आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे। यहां इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि पीएम मोदी ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन समिट के शानदार कवरेज के लिए पत्रकारों का धन्यवाद किया। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। ये क्राफ्ट बाजार है जिसकी काफ़ी चर्चा भी रही इस समिट के दौरान। ये क्राफ्ट बाजार जहां पर भारतीय कलाकृतियां के स्टॉल लगाए गए थे और जितने भी विदेशी मेहमान थे उनके लिए ये क्राफ्ट बाजार खोला गया था ताकि वो यहां आएँ, ख़रीदारी करें। बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए कि भारत में जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत विस्तार हुआ है डिजिटल पेमेंट का, उसको लेकर काफ़ी खुशी जताई, आश्चर्य भी जताया कि भारत में डिजिटल पेमेंट का कितना विस्तार हो चुका है। ये स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पर। तो ये वही क्राफ्ट बाज़ार जहाँ पर मीडिया सेंटर के ठीक सामने ही ये क्राफ्ट बाज़ार था, वहीं पर प्रधानमंत्री आज पहुँचे। और कल भारत मंडपम में G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की तरफ से डिनर रखा गया था जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था। हालांकि 3 कांग्रेस के मुख्यमंत्री डिनर में शामिल नहीं हुए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू डिनर में पहुंचे और कई विपक्षी मुख्यमंत्री भी इस डिनर में पहुंचे। इन तीनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों की बाइडेन से मुलाकात करवाई। वहीं दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जिनके कंधे पर पीएम मोदी ने हाथ रखा हुआ है। वहीं तीसरी तस्वीर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की है जो बाइडेन से हाथ मिला रहे हैं।
भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम दुनिया ने देखा। बाइडेन और मोदी की केमिस्ट्री की चर्चा हर जुबान पर है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी डेलीगेशन में एक ऐसा चेहरा और सुर्खियों में है, वो है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लिओड। उनकी हिंदी जिसने भी सुनी वो उनका मुरीद हो गया। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ मार्गरेट मैक्लिओड की हिंदी में ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। G20 की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन G20 में हिंदुस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, मोदी सरकार की जिस तरीके से तारीफ हो रही है, उसके साथ साथ एक शख्सियत की हिंदुस्तान में चर्चा है। तमाम टीवी चैनलों पर आप उनको देखते हैं, वो अमेरिकी हैं लेकिन हिंदी बोलती हैं। नाम है मार्गरेट मैक्लिओड। आप अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तान में प्रवक्ता हैं और अभी आप मेरे साथ हैं। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद। ये जो आप हिंदी बोलती, हिंदुस्तान के घर घर में आपकी चर्चा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदी सीखी कहाँ से, और बहुत साफ बोलती हैं, अच्छी हिंदी बोलती हैं। बहुत धन्यवाद जी। मैं कई साल पहले मुखर्जी नगर में रह रही थी, नई दिल्ली में, जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी। मेरे दिवाली छुट्टी पर उत्तराखंड जाकर लैंडोर लैंग्वेज स्कूल में व्याकरण सीखने लगी, और उसके बाद मुंबई में काम करने की तैयारी में गुजराती भी सीख ली, और उसके बाद इस्लामाबाद की तैयारी में उर्दू भी सीख ली। और उसके अलावा तो आपको हिंदी, गुजराती, उर्दू सब आती है? अभी मेरी गुजराती काफ़ी रस्टी हो गई। तो हिंदुस्तान में कितने साल से हैं आप? काफ़ी साल, बस मैं इतना ही कहूँगी। काफ़ी साल से हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में यहाँ का खान पान, यहाँ के कुछ शहर, क्योंकि आप यहीं का खाना भी खाती होंगी, पसंद भी करती होंगी, तो ऐसा कौन सा डिश है जो आपको ज़्यादा पसंद है हिंदुस्तानी खाना? अच्छा, मैं पसंद नहीं कर सकती, मतलब फैसला नहीं कर सकती। भारत का इतना ज़्यादा विविधता है। मैं उसी डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, क्योंकि अमेरिका भी विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है। राष्ट्रपति ने जो डिनर दिया था, वहाँ सिर्फ भारतीय खाने थे, आपने क्या खाया? ये तो ज़रा निराश की बात है, लेकिन मैं खुद दावत नहीं मिली। लेकिन मुझे रवा मसाला डोसा बहुत पसंद है। मसाला डोसा बहुत पसंद है। मैं अब आता हूँ G20 समिट पर। एक कंसेंसस तैयार किया हिंदुस्तान ने सभी मेंबर कंट्रीज का, और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस कंसेंसस तैयार करने और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी करने को लेकर कई तरह के सवाल थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। रूस का मामला है, यूक्रेन का मामला है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत सारे पश्चिमी देश हैं। हिंदुस्तान ने बावजूद इसके यह किया। इसको कितनी बड़ी कामयाबी आप मानती हैं, और दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज है उसमें कितना इजाफा हुआ है? हमने देखा कि कई मिनिस्टेरियल मीटिंग्स में कंसेंसस नहीं मिल पाते थे, और इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी चेयरमैन स्टेटमेंट में बहुत अच्छे इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा, ये शिखर सम्मेलन में कंसेंसस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कूटनीति कोशिशें के ज़रिए से आखिरकार दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस लैंग्वेज में हुआ। ये तो बहुत खुश की बात है। और उसके अलावा हम बहुत खुश हैं कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बन गए। अमेरिका पहले से ही उनके मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे, साहित्य कर रहे थे, और हम ज़रूर उनके दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोले जाने की बात हुई है। कहा गया कि 10 साल के भीतर इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरब, यूएई और फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह। तो यह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक राय ये है कि चीन का जो वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी है, उसके खिलाफ G20 देशों का ये अपना रोड बेल्ट पॉलिसी है, और इससे चीन को बहुत नुकसान होगा। मेंबर कंट्री चीन है, चाइना भी G20 का मेंबर कंट्री है, और फिर से इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यह G20 के मेंबर कंट्रीज के फायदे के लिए है, या फिर चीन को एक तरीके से टेम करने के लिए है कि उसको उसी जगह पर रोका जाए, विस्तारवादी नीति को रोका जाए?
मैं ये कह सकती हूँ कि अमेरिका समझते हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो अपने शहरियों के लिए, अपनी नागरिकों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं उनके विकास के लिए। और हम इसलिए हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं। और हम समझते हैं कि ये आर्थिक गलियारे बहुत अहम कदम है जिसके तहत हम सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोप और ख़ास करके इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि इन ममालिकों को सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे मिल सकते हैं। और G20 के इतिहास का सबसे सफल आयोजन भारत में हुआ। मोदी की डिप्लोमेसी के G20 के देश मुरीद हो गए। G20 की सफलता पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव बात की इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत ने G20 में जो डंका बजाया है और भारत की जिस तरह से जय हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, बल्कि पूरी जो मोदी मंत्रिमंडल है वो बधाई की पात्र है। क्योंकि जिस तरह से दिन रात एक करके मोदी सरकार लगी हुई थी और आखिरकार जो सफल आयोजन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई है राकेश जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि G20 के इस भव्य आयोजन से दुनिया में बड़ा पैगाम क्या है? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को इसका कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो आपकी बात में ही बात जोड़ते हुए मैं ये कहूँ कि भारत ने एक नया आयाम स्थापित किया, एक नया बेंचमार्क। आने वाले G20 मीटिंग्स के आयोजकों के लिए, मेज़बानों के लिए बहुत कठिन काम छोड़ के जा रहा है भारत। और मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता तो पहले से ही कबूले जा चुके थे, लेकिन इसके बाद उनकी स्टेट्समैनशिप का जो परिचय प्रमाणित तौर पर दुनिया के सामने आया है। ना केवल वो इस समय दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हैं, बल्कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार और विश्व के भिन्न भिन्न विषयों को बारीकी से समझ करके उनको समाधान निकालने की क्षमता रखने वाले ऐसे दानिश्वर एक रहनुमा। उन्होंने अपने आरंभिक सत्र में ये कहा था कि नीड टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट इनटू ग्लोबल ट्रस्ट, यानी ये जो अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करना। और उसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि लोगों को और विश्व भर के नेताओं को उन पर विश्वास है। जब मोदी जी ने जो बातें आगे रखी, चाहे वो लाइफ का मंत्र रखा, चाहे वो मिलेट्स का रखा, चाहे यूथ सीलिंग का, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का, उस बात को कबूला गया है। चाहे उन्होंने बायोफ्यूल अलायंस की बात की कि भविष्य को देखते हुए कि अगर इससे आगे हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो एक सामूहिक तौर पर करना होगा। वो ज़माना जाता रहा जब अलग अलग रहा करते थे। कनेक्टिविटी की बात करते हुए उन्होंने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, मैं स्वयं भावुक हो उठा जब मुझे उस वाक्य को मैंने पढ़ा, मल्टी मॉडल, तो यकदम वो काबुली वाला का ज़माना याद आ गया। बंटवारे से पहले जिस प्रकार से तजारत हुआ करती थी, वहाँ से वो रूट बंद हो चुका। दुर्भाग्यवश बंटवारे ने तो अपना एक ट्रेजिडी लाई। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, कभी हमारी रास्ता एक्सेस का बंद हो जाता था, कभी रहता था। चीन अपनी ढंग से कभी कभी शरारत करता। तो मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक पहल करते हुए सारे विश्व के लिए एक विकल्प सामने लाया, तजारत के लिए भी और एक दूसरे के साथ संपर्क निकट करने का भी। मोदी जी ने जैसे बड़ी खूबसूरत शब्दों में कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो केवल व्यापार ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके साथ साथ विश्वास बढ़ने का भी सोर्स बनता है। और निश्चय ही जब अरेबियन पेनिनसुला में से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल का जाल बिछेगा, समुद्री जहाज चलेंगे, ऑप्टिक फाइबर ले होगा, तो जो बीच बीच में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा।
व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोप ने पहले से ही 300 मिलियन से अधिक यूरोस का निवेश करने की बात की हुई है। वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी रास्ता हमवार होगा। इसी प्रकार यूक्रेन को लेकर के ये भारत को ही श्रेय जाता है और मोदी जी की स्टेट्समैनशिप को, कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें कोई बात घुमा फिरा के भी नहीं की गई, इवेसिव तरीके से भी नहीं की गई। ऐसा भी नहीं कि केवल औपचारिकता के नाते किसी विषय को छू करके छोड़ दिया गया, बल्कि तर्क और तथ्य के आधार पर यह कहा गया कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यह आर्थिक विषयों के लिए है, आर्थिक बहबूदी के लिए है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए है। ये कन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल वॉर्स के लिए नहीं है, लेकिन जब कहीं वॉर होता है, जब कहीं युद्ध होता है, तो उसके आफ्टरमाथ में मानवता के खुशहाली पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमें चिंता है और इसीलिए हम मानवता के नाते मानवता का रवैया अपनाए हुए एक आगे प्रस्ताव रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के एक नया मापदंड, एक नया बेंचमार्क मोदी जी की अगुवाई में भारत ने स्थापित किया है G20 के लिए, जो अब G20 बन चुका है, 21 बन चुका है, और G21 भी मोदी जी की ही बदौलत एक लिया गया इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल करने से हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि G20 की इस आयोजन में भारत और भारतीयता के सांस्कृतिक समृद्धि का शंखनाद हुआ है। भारत मंडपम से लेकर अगर बात करें वसुधैव कुटुंबकम तक, इस आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने ठीक कहा, और मैं ये कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम भारतीयता का प्रतीक तो है ही है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है, भारतीय मूल्यों का भी प्रतीक है, लेकिन उसको केवल कहने मात्र तक नहीं सीमित रखा गया, उस पर अमल हुआ है। ये जिस प्रकार से G20 को 21 बनाना, मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस की बेहतरीन मिसाल अगर कायम की गई है तो G20 भारत की मेजबानी के द्वारा की गई है। और जिस तरह से यूक्रेन के, जहां पर यूक्रेन का उल्लेख आता है तो प्लैनेट पीपल पीस प्रॉस्पेरिटी, ये सब हेडिंग है उस पर है। ये वासुदेव कुटुंबकम का भी मंत्र है इसमें, और मोदी जी का दिया हुआ मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो भारत की जो रिवायती हमारी कदरें हैं, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, उनको भी पुनः स्थापित करने का कार्य भारत मंडपम से लेकर के तमाम आयोजन और मेन्यू तक झलका। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन में भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के निष्कर्ष निकाले गए, उसमें भी भारत की तहजीब और साथ ही साथ आधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति का भी हमें एक नज़ारा मिलता है। डॉक्टर साहब, बाइडेन और सुनक ने भारत के इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है। इस बार के G20 में वे कौन से बड़े फैसले हुए हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? आप किस, मुझे लगता है 3-4 मोटे फैसलों की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे भी ज़ाती तौर पर भी जो फैसला बहुत प्रभावित कर रहा है वो है हमारा भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। एक होल ऑफ वर्ल्ड, होल ऑफ प्लेनेट वसुदेव कुटुंबकम का परिचय देने वाला, जो जोड़ देगा भारत को, और ख़ास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का, उसको किस प्रकार से यूरोप के साथ जोड़ने का काम जो प्राचीन समय में होता था वो कहीं छूट गया था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भरपाई की गई है। दूसरा, ग्लोबल अलायंस ऑफ बायोफ्यूल्स। भारत में बायो रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है, भारत उसकी अगुवाई भी कर सकता है। आने वाले समय में बायो रिसोर्सेज पे हमारी निर्भरता भी रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी बायो इकॉनमी मोदी जी के आने के बाद 8 बिलियन से बढ़कर के 80 बिलियन हो गई, और अगले कुछ ही वर्षों में हम 150 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं 2025 तक। और इसलिए जहां हम एक और बायो रिसोर्स में बहुत बड़ा सरमाया रखते हैं, वहां हम दुनिया को इकट्ठा लाने का काम भी करते हैं। आज जो संस्थापक मेंबर थे, फाउंडर मेंबर्स बायोफ्यूल अलायंस के, उसमें भारत के साथ साथ यूएस और ब्राज़ील भी शामिल थे। ये दूसरा फैसला।
तीसरा, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से समझदारी के साथ, विजन के साथ उसको हैंडल किया जाए, ये अपने में एक मिसाल है। और मुझे लग रहा है कि जो लाइफ जैसे मंत्र जो मोदी जी के दिए हुए थे, जिसको दुनिया ने इसको कबूला है दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें है तो भारतीयता, लेकिन उसमें सारे विश्व की खुशहाली, उसकी वेलबींग और आने वाले समय में उसके विकास, उसकी ग्रोथ का भी फलसफा है। डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पर और मजबूत हुए हैं, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट आपने देखा होगा, कई सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की राजनीति का आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये हताशा की राजनीति अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। 70% से अधिक जनसंख्या भारत की 40 वर्ष से कम आयु की है। वो तर्क, तथ्य, इन बातों पर चलते हैं। आप तथ्य सामने रखिए, तर्क सामने रखिए। किसी ने कह दिया और उसके बहलावे में आ गए, ये वो जमाना जाता रहा। और हमारा युवा इतना होनहार है, इतना ज़हीन है कि अगर कोई बात इस तरह की कहता है, ऐसा बयान करता भी है, तो वो उसके पीछे क्या मंशा है वो भी भाप जाता है। तो मुझे लग रहा है जो इस तरह की बातें करते हैं वो आम भारतीय की समझदारी और उसकी बुद्धि का अंडर एस्टिमेट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने सनातन धर्म में अपनी आस्था दोहराई। इससे भी कुछ लोग राजनीति के चस्पे से देखेंगे, ऐसे लोगों को आपकी क्या नसीहत है? मुझे लगता है कि ये लोग जो इग्नोरेंस के माले हैं, जहालत के माले हैं, जो शायद या तो वो उनका उतना अध्ययन नहीं है, समझ नहीं है, और यदि है तो राजनीति ने उनके आंखों पर इस प्रकार का पर्दा डाल के रखा है। सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और सबसे बड़ी बात यह है राकेश जी कि हमारे संविधान की जो भावना है, जिसमें किसी को भी, धर्म कोई भी हो, आस्था कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो, आप किसी तरह के भी भक्ति पद्धति में विश्वास करते हो या उसका पालन करते हो, लेकिन संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे के विश्वास को ठेस पहुंचाए, किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। तो भले ये कौन से संविधान और किस प्रकार की लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, इस भव्य आयोजन को कुछ लोग चीन की राजनीतिक, ये कूटनीतिक हार और पाकिस्तान के साजिशों पर तमाचा बता रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर दुश्मनों का एक सख्त जो है पैगाम G20 से गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है और जैसे मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि अब वो जमाना आ गया कि दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है, मोदी जी के नेतृत्व। और आगे बढ़ते हैं। भारत की मेजबानी में G20 समिट का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को अध्यक्षता सौंप दी है। लेकिन आज सुबह एक तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, जिसमें सुनक का सनातन प्रेम नजर आया। G20 समिट से फुर्सत के कुछ लम्हे निकालकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम मंदिर की। माथे पर तिलक, कलाई पर राखी और मन में सनातन आस्था, ये हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जिनके मन में भारत और भारतीयता बसती है, जिनकी परवरिश में सनातन की छाप है, जिनके लहजे में भारत के प्रति सच्ची लगन है और हिंदू होने पर गर्व।
I think it's a great theme, and actually, when you say one family, you know, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. You know, almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister. You know, in the country where my family are from. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. भारत पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें रिसीव किया। चौबे ने भारत आए ब्रिटिश पीएम सुनक का जय सियाराम से स्वागत किया। मौका तो था G20 समिट का, लेकिन परिवार ने संस्कार ऐसे दिए कि ऋषि सुनक का मन भारत आते ही मंदिर दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। ऋषि सुनक ने G20 के बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर सनातन के प्रति अपनी आस्था का इजहार कर दिया। Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And, you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. G20 समिट के सफल आयोजन और पीएम मोदी के साथ दो तरफा बातचीत के बाद ब्रिटेन के पीएम ने वक्त निकाला और रविवार की सुबह सुबह पहुंच गए दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर, जहां स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने सुनक और उनकी पत्नी अक्षता का स्वागत किया। उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता ने अक्षरधाम मंदिर में हाथ जोड़े, पूजा की, जमीन पर माथा टेक कर भगवान को नमन किया। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी करीब दुनिया में भारत का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। पहले महात्मा गांधी ने न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका में वंचितों के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उन्हें न्याय दिलाया। अंग्रेजों को काला कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने कभी साउथ अफ्रीका को नया रास्ता, नया विजन दिखाया। इसी तरह पीएम मोदी ने भी दक्षिण अफ्रीका को बड़ा सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है, मतलब दक्षिण अफ्रीकी देश। इसके लिए मोदी ने 20 देशों के नेताओं को पत्र लिखा, उनकी बात मान भी ली गई। इसके साथ ही 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ के साथ बाद G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला दूसरा बहुराष्ट्र समूह बन गया। अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर अपने शुभचिंतक बताने वाले चीन को करारा झटका लगा है। उसकी गैर हाजिरी में अफ्रीकन संघ G20 का सदस्य बन चुका है। जाहिर तौर पर यह चीन को अच्छा नहीं लगा होगा। अफ्रीकी देशों में लगातार अपनी कद बढ़ाने की कोशिश करने वाले चीन की चाल विफल साबित हो गई और निश्चित रूप से अफ्रीकी देशों में भारत का मान काफी बढ़ गया। भारत की धाक और धमक बढ़ गई है। दुनिया ने मोदी की बात सुनी है। अब इससे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर लगाम लगाने में आसानी होगी। भारत दुनिया के लिए अमन दूत बनकर सामने आया है, छोटे और गरीब देशों की आवाज बनकर उभरा है। रंग लाई भारत की कोशिश, वैश्विक दक्षिण की आवाज होगी बुलंद। अफ्रीकी संघ बना G20 देशों का भागीदार। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत के प्रयासों से वैश्विक दक्षिण के प्रमुख क्षेत्र को किसी वैश्विक आर्थिक मंच पर पहली बार भागीदारी का मौका मिला है। मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसमनी से उच्च मंच पर अन्य नेताओं के साथ शामिल होने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अस्थायी सदस्यों के बीच उनकी सीट तक पहुंचाया। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों को लाभ पहुंचाने के मकसद से समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और समान वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। Demonstrated by Prime Minister Modi and
demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of G20 में अफ्रीकन संघ आखिर शामिल कैसे हुआ? अस्थायी सदस्यता के लिए मोदी ने जून में लिखा था पत्र। मोदी की G20 नेताओं को पत्र लिखकर सदस्यता की वकालत। जुलाई में औपचारिक रूप से मसौदा विज्ञप्ति में शामिल। 9 सितंबर को दिल्ली में औपचारिक रूप से घोषणा। चीन के राष्ट्रपति G20 में नहीं आए, लेकिन उनके नहीं आने से उन्हें नुकसान हो गया। अफ्रीकन देशों में कुल मिलाकर नकारात्मक संदेश गया है। अब भारत की ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर धमक बढ़ेगी। चीन की चालबाजी धराशायी होगी और आतंक पर पाकिस्तान और ज्यादा घिरेगा। कभी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना अभियान चलाया, अब मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को बड़ा सम्मान दिया है और उनके दिलों में जगह बनाकर दुनिया में भारत का कद बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।